सो हेलो गाइज एंड वेलकम अगेन टू कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरर्स जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी का हमने एक क्लास किया था जिसमें हमने अर्थ के और सोलर सिस्टम की पढ़ाई की, अर्थ का शेप हमने देखा, अर्थ के शेप की स्टडी की। और आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये पढ़ेंगे कि अगर हम किसी जगह की लोकेशन को डिटरमाइन करना चाहें कि कोई जगह इस दुनिया में किस जगह पर है, तो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। How can we determine the exact position of a city, of a country, of a region all over the planet? So to make this study, किसी जगह की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो जियोग्राफी में तरीका यूज होता है उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मिला हुआ मिश्रण, कोऑर्डिनेट्स। सो कोऑर्डिनेट्स वो चीजें होती हैं जो किसी एग्जैक्ट लोकेशन को दर्शाती हैं एक वर्ल्ड मैप पे। कोऑर्डिनेट्स बनते कैसे हैं? कोऑर्डिनेट्स दो चीजों की मदद से बनते हैं, एक लैटिट्यूड्स, एक लॉन्गिट्यूड्स, एक अक्षांतर और एक देशांतर। जो लैटिट्यूड है उसे अक्षांतर कहते हैं, जो लॉन्गिट्यूड है उसे देशांतर कहते हैं। लैटिट्यूड्स क्या है? देखिए, पूरे अर्थ को अगर हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से पूरे अर्थ पे अगर हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करें, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अगर इमेजिनरी लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं, ऐसी इमेजिनरी लाइंस को हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। लैटिट्यूड्स तो जो अर्थ का जो लाइन अर्थ के एकदम सेंटर से गुजरती है, जो अर्थ को क्लियरली दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, द नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड द साउथ हेमिस्फेयर, और एग्जैक्ट बीच से जो लाइन पास होती है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ इक्वेटर। वो विषुवत वृत्त है, वो विषुवत रेखा है और उसे हम लाइन ऑफ इक्वेटर कहते हैं, या 0 डिग्री नाम दिया जाता है, 0 डिग्री। अब इस 0 डिग्री से आप जितना डिग्री एंगुलर डिस्टेंस बनाएंगे, हर एक डिग्री पे एक एक लैटिट्यूड बनता चला जाएगा। जैसे ये जो सेंटर है, यहां से अगर हम 1 डिग्री निकालें, इसी तरह 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ही जितनी डिग्रीज हम ऊपर की ओर निकालते जाएंगे और नीचे की तरफ हर एक डिग्री पे हर एक डिग्री पर एक लैटिट्यूड गुजरता है। यानी लैटिट्यूड्स क्या हैं? लैटिट्यूड्स आर द एंगुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इन बोथ नॉर्थ एज वेल एज साउथ हेमिस्फेयर। जब भी अर्थ के सेंटर से हम नॉर्थ में और साउथ में जो डिग्रीज की लाइंस गुजरती है, ऐसी डिग्रीज की लाइंस को लैटिट्यूड कहते हैं। अब हम क्लियरली एक चीज जानते हैं कि अगर ये हमारा सेंटर है और ये लाइन है, अगर इस लाइन को हम एक्सिस मानते हुए अगर हम ऊपर की तरफ ओपन करें 1 डिग्री 2 डिग्री, तो ऐसे जाते जाते जब हम सीधे हो जाएंगे तो ये एंगल कितना बन जाएगा? ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। यानी स्ट्रेट ऊपर ये पूरा एंगल 90 डिग्री बना देता है एल, और इसीलिए हर एक डिग्री पर एक लैटिट्यूड होती है। तो इसी तरह नॉर्थ हेमिस्फेयर में 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए टोटल यहां पर आते आते कितनी लैटिट्यूड्स बनती हैं? 90 लैटिट्यूड्स। सो जो अर्थ का सेंटर है इक्वेटर, वहां से ऊपर की तरफ अपर हाफ में 90 लैटिट्यूड्स बनती हैं, और ठीक उसी तरह नीचे हर एक एंगल पे 90 डिग्री तक जब हम नीचे भी जाते हैं तो यहां भी 90 लैटिट्यूड्स बनती है। यानी पूरे अर्थ पर अगर हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो टोटल 90 लैटिट्यूड्स मिलेंगी, और नीचे की तरफ भी हमको 90 लैटिट्यूड्स मिलेंगी। यानी जो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स होती है ऑल ओवर ग्लोब, दे आर 180 लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं। इन्हें अक्षांतर रेखाएं कहते हैं। सो लैटिट्यूड हमें बताती हैं कि कोई भी रीजन, कोई भी कंट्री, कोई भी प्लेस अर्थ के नॉर्थ हेमिस्फेयर में आता है या साउथ हेमिस्फेयर में आता है। आई विल रिपीट अगेन, जो लैटिट्यूड्स होती हैं ये हमें सिर्फ किसी प्लेस का नॉर्थ या साउथ में लोकेशन बताती हैं। अब किसी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन सिर्फ नॉर्थ साउथ से हम नहीं जान सकते, क्योंकि अगर 1 डिग्री पे कोई प्लेस, हम कहते हैं कि कोई प्लेस 20 डिग्री नॉर्थ है, तो यहां से 20 डिग्री नॉर्थ पे हम इतनी पूरी जगह को ले सकते हैं। तो इसमें से किसी भी जगह पर वो जगह होगी, तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन कैसे मिलेगा? इसके लिए एक और चीज होती है लॉन्गिट्यूड्स। सो लॉन्गिट्यूड्स को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, और वो हमारे अर्थ पे इमेजिनरी सर्कल्स होते हैं, नॉट इमेजिनरी लाइंस
दे आर इमेजिनरी सर्कल्स। जैसे एक गेंद को आप चारों तरफ से ऐसे रस्सी से बांधते जाइए, बांधते जाइए, बांधते जाइए, बांधते जाइए, उसी तरह से ये लैटिट्यूड्स होती है, लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। सो लॉन्गिट्यूड्स सबसे पहले पूरे अर्थ के बीच में से एक लॉन्गिट्यूड सीधी आती है नीचे, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लंदन शहर के, ब्रिटेन के लंदन शहर के ग्रीनविक नामक जगह से होकर गुजरती है और ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहलाती है। अब हम कहेंगे कि ये 0 डिग्री इंग्लैंड से होकर ही क्यों गुजरती है, तो इसका एक हिस्टोरिकल रीजन है, क्योंकि जब दुनिया 20th सेंचुरी के पहले जब पूरी दुनिया अंग्रेजों की गुलाम थी, यूरोपियन पावर्स के अंदर उनके डोमिनेशंस में थी, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म था, पूरी कॉलोनीज थी इन यूरोपियन पावर्स में, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट था कि ये जो इंग्लैंड वाले थे, इनका जो राज था, इनकी जो कॉलोनीज थी, जिन देशों पे इन्होंने कब्जा किया था, वो ईस्ट में जापान से लेके वेस्ट में अमेरिका का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट अलास्का, वो भी इन्हीं का था, वो भी इन्हीं के कब्जे में था। सो अमेरिका सबसे वेस्ट में और सबसे ईस्ट में जापान, दोनों जगह तक इंग्लैंड के लोग फैले थे। तो इन्होंने कहा जब पूरी दुनिया में हम सबसे पूर्व से लेकर पश्चिम तक हम हैं, तो पूरी दुनिया का समय भी हमारे हिसाब से चलेगा, इसलिए जो दुनिया का टाइम है वो ग्रीनविक मेरिडियन टाइम के या प्राइम मेरिडियन टाइम के हिसाब से बनता है, और ये प्राइम मेरिडियन लंदन से होकर गुजरती है। सो ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहलाती है। और ये 0 डिग्री जिस तरह सामने है, ये एक सर्कल है, ये पीछे भी ऐसे करके गोल करके पूरे अर्थ को इसने सर्कमफ्रेंस किया हुआ है। सर्कमफ्रेंस जैसे होता है स्फीयर का, उसी तरह ये एक लाइन नहीं है, ये एक सर्कमफ्रेंस है। और इसी तरह हर एक डिग्री इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते जितना आप जाएंगे लॉन्गिट्यूड्स बनती जाएंगी। जब आप स्ट्रेट में जो नॉर्थ साउथ है, यहां से हर एक डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड बनती जाती हैं, सर्कल्स बनते रहते हैं जो अर्थ को सर्कमफ्रेंस करते रहते हैं। सो अगर हम यहां से लेकर यहां तक देखें तो इस जगह से और इस जगह तक टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स आएंगे? यहां तक 90 लॉन्गिट्यूड्स आएंगे और यहां से लेकर यहां तक 90 लॉन्गिट्यूड्स आएंगे, यानी टोटल हाफ में कितने हो गए? 180। ठीक उसी तरह इस हाफ में कितने हो जाएंगे? 180। इसीलिए अगर कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स 360 होते हैं, 360 लॉन्गिट्यूड्स इन टोटल। सो लैटिट्यूड्स टोटल 180 होते हैं, क्योंकि 90 अपर हाफ, 90 लोअर हाफ। लॉन्गिट्यूड टोटल कितने होते हैं? 360, क्योंकि 180 इस हाफ में, 180 इस हाफ में। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से अब हम किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड के बारे में आपको एक चीज और जान लेनी चाहिए कि ये जो, जैसे ये एक लॉन्गिट्यूड है और ये एक लॉन्गिट्यूड है, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो गैप होता है, इसका एक अपना कॉन्सेप्ट है, इसकी एक अपनी कहानी है। जैसे अगर हम पूरी पृथ्वी को देखें तो पूरी पृथ्वी में 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं? 360 लॉन्गिट्यूड्स। और एक दिन में पृथ्वी अपने एक्सिस पे पूरा एक रोटेशन ले लेती है, यानी पूरा 360 डिग्री कंप्लीट करती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। यानी 24 घंटे में 360 डिग्री कंप्लीट करती है। और 360 लैटिट्यूड भी, लॉन्गिट्यूड कंप्लीट हो जाते हैं हर 360 डिग्री जब घूम जाती है पृथ्वी। यानी 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी 24 घंटे में। सो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। यानी अगर हम कहें कि एक घंटे में कितने डिग्री घूमेगी? एक घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। एक घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। और अगर इसी तरह हम 15 डिग्री अगर एक घंटा में होता है तो एक डिग्री कितने घंटे में होगा? एक डिग्री होगा 4 मिनट में। यानी हर एक डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में जो गैप है, जैसे ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसके बगल में 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड आएगा, फिर 3 डिग्री आएगा। हर एक डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में जो गैप है वो 4 मिनट का गैप है। कितने मिनट का गैप है? 4 मिनट का।
और इसलिए क्योंकि अर्थ हमारी वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, यानी सबसे पहले ये जो ईस्ट है ये सूरज को देखता है, उसके बाद पृथ्वी घूम के जाती है और ये जो वेस्ट पोर्शन है ये बाद में सूरज के पास आता है। यानी ये जो जगह है ये जो ग्रीनविच मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन पे जो टाइम होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ अगर 12 बज रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो यहां से जितना हम ईस्ट की तरफ जाएंगे हमारा टाइम आगे बढ़ता चला जाएगा, और यहां से जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे हमारा समय पीछे जाता चला जाएगा। यानी यहां से 1 डिग्री अगर हम ईस्ट गए तो 4 मिनट आगे बढ़ गए, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का गैप बनेगा। फिर 1 डिग्री यहां गए, फिर 4 मिनट आगे गए, फिर 1 डिग्री 4 मिनट, यानी यहां से जितना हम ईस्ट की ओर जाएंगे, प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की ओर जाएंगे, उतना 4-4 मिनट ऐड होता जाएगा, यानी समय आगे बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं तो यहां पर जरूर 3 या 4 या 5 बज रहे होंगे शाम के, यानी समय आगे है। और यहां अगर हम देखें तो अगर यहां दोपहर में 12 बज रहे हैं तो यहां अभी सुबह के 9 या 10 बज रहे होंगे या 8 बज रहे होंगे। जितना यहाँ 20 डिग्री आप यहाँ लॉन्गिट्यूड को लोगे तो ये 20 डिग्री 1 डिग्री में 4 मिनट, 20 डिग्री में 80 मिनट, ये समय यहां से प्राइम मेरिडियन से 80 मिनट आगे होगा। और 20 डिग्री अगर आप वेस्ट में जाओगे, ये 20 डिग्री ईस्ट है, और अगर आप 20 डिग्री वेस्ट में जाओगे तो 1 डिग्री में 4 मिनट, 20 डिग्री में 80 मिनट, यानी 1 घंटा 20 मिनट प्राइम मेरिडियन से पीछे आप आ जाओगे। यानी अमेरिका का समय लंदन से पीछे रहता है, और इंडिया का समय क्योंकि इंडिया ईस्ट में है लंदन के समय से आगे रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक ही समय पे दुनिया में कहीं पर इंडिया में जैसे कोई क्या कर रहा होगा, डिनर कर रहा होगा, लंदन में कोई लंच कर रहा होगा, और शायद न्यूयॉर्क में कोई ब्रेकफास्ट कर रहा होगा। ये एक फैक्ट है, क्योंकि ये दुनिया गोल है। द वर्ल्ड इज नॉट फ्लैट, जहां सूरज की रोशनी एक बार में हर तरफ पड़ेगी। सूरज की रोशनी अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर पहुंचती है, जैसे जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जो हिस्सा पृथ्वी का सूरज के पास आता है वहां दिन होता है, और जो अपोजिट में रहेगा वहां रात होती है। अब एक चीज आपको और समझनी है कि जैसे ये 0 डिग्री सामने की ओर आपको दिख रही है, मैंने कहा ये एक लाइन नहीं है, ये एक सर्कल है, यानी ये पीछे की तरफ से भी है। यानी अगर इस फिगर को हम, अब ब्लैक बोर्ड में तो हम घुमा नहीं सकते, एक सर्कल नहीं है क्योंकि इस गेंद नहीं है। इसको अगर हम सोचे कि हम पीछे से अगर देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड के, तो पीछे से कैसे दिखेगा ये सर्कल हमको? ये सर्कल पीछे की तरफ से एक लाइन ऐसे जाएगी और ये होगी 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगी, जरा आप माइंड लगाइए अपना। बिकॉज सामने का जो फेस है वहां अगर 0 डिग्री जा रहा है, ये 0 डिग्री जब सीधा घूमकर पीछे की तरफ आएगा तो पीछे कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये 0 से घूमकर पूरा आप पीछे तक आए 180 डिग्री। यानी यही सेम लाइन उस तरफ 0 डिग्री होती है और इस तरफ 180 डिग्री होती है। अब यहां बहुत केयरफुली एक कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे जो गेंद है, अब ये गेंद है, ये अगर 0 डिग्री है और यही चीज पीछे आकर 180 डिग्री में कन्वर्ट हो रही है, यही लाइन 0 डिग्री पीछे 180 डिग्री कहला रही है ये वाली। तो अगर 0 डिग्री के ईस्ट में हम जाते हैं तो समय आगे बढ़ता है, और अगर 0 डिग्री के वेस्ट में जाते हैं तो समय पीछे होता है। यानी अगर हम कहें कि यहां से हम ऐसे ईस्ट की तरफ जाते जाएं और हम पीछे पहुंचकर 180 डिग्री पे पहुंच जाएं इस तरफ, यानी हम जो 0 डिग्री है वहां से 180 डिग्री ईस्ट की लाइन तक पहुंच जाए, इस लाइन तक आ जाए, तो हम जो ग्रीनविच का टाइम है वहां से 12 घंटे आगे आ गए। क्यों 12 घंटे आ गए? क्योंकि आधा सेमी सर्कल हमने कवर कर लिया, और आधा सेमी सर्कल में 12 घंटा होगा, आधा सेमी सर्कल में 12 घंटा, पूरा एक 360 डिग्री 24 घंटा, यानी अब 12 घंटा आगे आ गए। यानी 0 डिग्री जो उस तरफ है वहां से घूमकर अगर आप ऐसे पहुंचते हैं यहाँ पर तो आप 12 घंटे आगे आ गए, और अगर वहां से घूमकर पीछे की तरफ से यहाँ पहुंचते हैं तो 12 घंटे पीछे आ गए। तो ये यहाँ का जो मेन फन है वो स्टार्ट होता है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड का, कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को अगर आप 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के वेस्ट से ईस्ट में आपने एक कदम रखकर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को पार किया तो आपके पूरे जीवन में एक दिन का लॉस हो गया। यानी अगर आप यहां पर हैं और यहां पर रात के 12 बज रहे हैं फ्राइडे, तो
ठीक इस लाइन को पार करते हुए आप रात के 12 बजे थर्सडे में पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रात के 12 बजे थर्सडे इस तरफ है, और जब पूरे 24 घंटे बीतेंगे फिर रात के 12 बजे फ्राइडे इस जगह पर आप आओगे। यानी इस जगह पर रात के 12 बजे थर्सडे और इस जगह पर रात के 12 बजे फ्राइडे। ठीक इंटरनेशनल डेट लाइन के अगर हम वेस्ट से ईस्ट जाते हैं तो एक दिन का घाटा होता है, हमें अपनी घड़ी या टाइम में या कैलेंडर में एक दिन पीछे करना पड़ेगा। और अगर हम इस तरफ से इस तरफ आते हैं, ईस्ट से वेस्ट आते हैं, तो एक दिन का लॉस करते हैं। ठीक इसी तरह आप समझ सकते हैं कि अगर आपने फ्राइडे के दिन क्रिसमस है और आपने इस दिन ये फ्राइडे लगा यहाँ पर और पूरा फ्राइडे 24 घंटा बीत गया, आपने क्रिसमस मना लिया था रात को, तो याद रखिए आप अगर इस लाइन को इधर क्रॉस करते हैं तो वही पूरा दिन दोबारा ऐड होगा और क्रिसमस का दिन दोबारा आपकी जिंदगी में आ जाएगा। सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 180 डिग्री पूरा हाफ सर्कल है और उसके इस तरफ से इस तरफ अगर आप जाते हैं तो आप टाइम जोन में चेंज ले आएंगे बहुत बड़ा, और ये चेंज सीधा 24 घंटे का चेंज बनेगा। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री के इधर से इधर के बीच में 24 घंटे का अंतर है। यहां से घूम कर इस तरफ तक आने में 24 घंटे लगते हैं। So this is about longitude, all about longitudes. So with the help of latitude and longitude, we can exactly determine the location of a place. With the help of longitude and latitude, we can easily determine the location of a place. ये longitude है, कोई बोले कोई जगह, किसी ने पूछा इंडिया कहाँ पे है, तो इंडिया किसी ने कहा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में है। So what is 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का मतलब है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, यानी जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है वहां से 82 डिग्री आप आगे आइए, यहां से 82 डिग्री आगे आइए और 30 मिनट आगे आइए, और किस तरफ? ईस्ट में, यानी 82 डिग्री 30 ईस्ट। ये क्या है? ये हमारे इंडिया का मीन टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम, ये हमारे कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम है 82 डिग्री एंड 30 मिनट। यानी 82 डिग्री को और 30 मिनट को अगर आप इसको चेंज करेंगे आवर एंड मिनट्स में तो 5 घंटे 30 मिनट में ये बदल जाएगा। यानी हमारा समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटे 30 मिनट ईस्ट में है, यानी आगे है। और यही 82 डिग्री 30 अगर हम इस हेमिस्फीयर में होते, इस हाफ में होते, तो हमारा समय 5 घंटा 30 मिनट पीछे होता। So I can assume that you are understanding the whole concept behind the latitudes and longitudes. और अब हम एक झलक देखते हैं अर्थ, जो हमने कल आपको बताया था कि अर्थ एक जियोइड है, और अर्थ का जियोइड होने के कारण हमें अर्थ की स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसे है। सो अर्थ का स्ट्रक्चर, हम अगर अर्थ के स्ट्रक्चर को देखें, अर्थ को बाहर से पढ़ते समय हमें अर्थ को अंदर से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्थ में जो भी चेंजेस आते हैं वो कहीं ना कहीं अर्थ के इंटीरियर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। अर्थ को अगर हम देखें, अर्थ की लेयर्स को, जो अर्थ के इनसाइड की लेयर्स हैं, तो इन सारी लेयर्स को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। जो टॉप लेयर है उसको क्रस्ट कहते हैं, उसके बीच वाली लेयर को मेंटल कहते हैं और उसके नीचे वाली लेयर को कोर कहते हैं। क्रस्ट क्या है एक्चुअली? क्रस्ट इज नथिंग बट लिथोस्फीयर। क्रस्ट को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। और ये कैसा लिथोस्फीयर है? ये लिथोस्फीयर फिर से 2 भागों में टूटेगा। यानी ये अगर एक हम डायग्राम से समझें तो अगर ये पानी भरा है तो ये लैंड पोर्शन है, ये जमीन है और ये पानी है। तो ये जो पोर्शन है लैंड पोर्शन का, जो टॉप पोर्शन है, जो जहां पे पेड़ पौधे और हम लोग रहते हैं, घर बनाते हैं, ये जगह ग्रेनाइट पत्थरों से बनी होती है। कौन से पत्थरों से? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब याद रखिएगा। ये ग्रेनाइटिक रॉक्स से बनी होती हैं, और इसलिए ग्रेनाइटिक रॉक्स कैसे रॉक्स हैं? एसिडिक रॉक्स हैं, और डेंसिटी भी इनकी ग्रेनाइटिक रॉक्स की कैसी होती है? कम होती है। और अगर हम देखें ओशियन, ये ओशियन है, समंदर है, ओशियन का जो सबसे बॉटम है, जो ओशियन का नीचे का सरफेस है, वो हमारे लिथोस्फीयर का दूसरा भाग है। यानी लिथोस्फीयर 2 भागों में टूटता है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक ओशियानिक क्रस्ट।
क्रस्ट को दो भागों में हम कैसे तोड़ेंगे, या लिथोस्फीयर को, एक कॉन्टिनेंटल जिसपे इंसान रहते हैं और एक ओशियानिक क्रस्ट जो समंदर का, महासागरों का सबसे नीचे वाला भाग है जो बॉटम है। सो जो समंदर का बॉटम होता है वो ग्रेनाइटिक रॉक से नहीं बनता, वो बेसाल्ट रॉक से बनता है। वहां बेसाल्टिक रॉक्स पाए जाते हैं, बेसाल्ट, और बेसाल्टिक रॉक्स बेसिक रॉक होते हैं। बेसिक रॉक, जैसे ग्रेनाइटिक रॉक एसिडिक रॉक होते हैं, वैसे ही बेसाल्टिक रॉक बेसिक रॉक होते हैं। और बेसिक रॉक होने के कारण ही इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। याद रखिए, ग्रेनाइट एक पत्थर है, इग्नियस रॉक है, वो हम रॉक्स में पढ़ेंगे। जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनाइटिक रॉक से बना होता है, जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और इसलिए इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। और ग्रेनाइटिक एसिडिक रॉक होते हैं। बेसाल्टिक और बेसिक रॉक, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और सिलिका की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। इसलिए अगर हम क्रस्ट को पढ़ें कि क्रस्ट में एक्चुअली ये दो भागों में क्रस्ट को हमने तोड़ा। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ग्रेनाइटिक क्रस्ट है, उसमें कौन कौन से मिनरल सबसे ज्यादा पाए जाएंगे? Si और Al, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ये ज्यादा पाया जाता है ग्रेनाइटिक क्रस्ट में, यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। और अगर ओशियानिक क्रस्ट की या बेसाल्टिक क्रस्ट की बात करें तो यहां पर सिलिकॉन की मात्रा, मैंने बताया सिलिका की मात्रा कम है और इसीलिए यहां पर पाया जाएगा मैग्नीशियम या मैग्नीशियम और आयरन। मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा यहां पर आपको मिलेगी, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। और ये इसीलिए आप एक हिसाब से कह सकते हो कि जो ओशियानिक क्रस्ट है, जो ओशियानिक क्रस्ट है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक हिसाब से कह सकते हो आप ओशियानिक क्रस्ट के ऊपर फ्लोट कर रहा है। यानी जो हमारा नीचे का पोर्शन है जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम और आयरन है, इसके ऊपर वाला पोर्शन जो ओशियानिक क्रस्ट है जिसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है, ये इस जो निचला भाग है इसके ऊपर ये फ्लोट करता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फ्लोट्स ओवर द ओशियानिक क्रस्ट एंड बोथ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट को मिलाकर क्रस्ट कहते हैं। सो जो क्रस्ट है पहला पोर्शन उसको आप समझ गए, जो टॉप है ओशियानिक कॉन्टिनेंटल और जो नीचे है बॉटम में ओशियन का, उसको क्या कहते हैं? ओशियानिक क्रस्ट। और ये दोनों मिलके क्रस्ट को कंप्लीट करते हैं। इसके नीचे अगर हम जाएंगे तब मैंटल चालू होगा, बट मैंटल चालू करने से पहले आपको हम बता देते हैं एक फिगर के हिसाब से, फ्लो चार्ट के हिसाब से, कि क्रस्ट जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं ये दो भागों में होता है, एक होता है कॉन्टिनेंटल, एक होता है ओशियानिक। और क्रस्ट के जैसे आप नीचे जाएंगे तो एक डिसकॉन्टिन्यूटी यहां बीच में आती है और डिसकॉन्टिन्यूटी को हम कहते हैं मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। इनका नाम एक साइंटिस्ट मोहरोविचिक के नाम पे पड़ा था और मोहरोविचिक के नाम पे मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं हम इसे, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। सो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो गैप है, जहां क्रस्ट खत्म होता है, यानी ओशियन का, क्रस्ट में दो भाग हैं, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन, जहां ओशियानिक क्रस्ट खत्म होता है ठीक उसके नीचे मेंटल शुरू होता है और इस क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी आती है। और जैसे जैसे आप जमीन के नीचे बढ़ते जाएंगे आपकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमने बताया ओशियानिक क्रस्ट ग्रेनाइटिक रॉक की डेंसिटी कम है, बेसाल्टिक की डेंसिटी ज्यादा है। जैसे जैसे नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, हीट बढ़ता जाएगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। सो डेंसिटी जो क्रस्ट की है वो हम कह सकते हैं, क्रस्ट को भी हमने दो भाग में तोड़ा है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो होती है 2.7 ग्राम पर मीटर और जो ओशियानिक क्रस्ट की डेंसिटी है वो 2.7 से बढ़ के कितनी पहुंच जाती है? 3। अब जब आप मेंटल में आओगे तो आपकी डेंसिटी 5 के लगभग पहुंच जाएगी। ये डेंसिटी का पता लगाया जाता है सीस्मिक वेव्स से, तरंगों को भेजा जाता है अर्थ के इंटीरियर में, जिससे अर्थ के इंटीरियर की स्टडी होती है। सो क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हम अर्थ के इंटीरियर की स्टडी करते हैं, उसके भी एग्जांपल कुछ हम समझ लेते हैं इस सेशन को खत्म करने से पहले। अर्थ के इंटीरियर की स्टडी करने के लिए देखो, कोई अर्थ के एकदम इंटीरियर तक जा नहीं पाया, इट इज नेवर पॉसिबल। द ब्लेजिंग टेम्परेचर अबव 6000 डिग्री सेंटीग्रेड विल मेल्ट यू इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। कोई उतना नीचे तक जा ही नहीं पाया आज तक। सो बेसिकली अगर हम अर्थ के इंटीरियर की स्टडी हमने साइंटिस्टों ने की है तो क्या क्या एविडेंसेस हैं जिसके आधार पे ये स्टडी हुई है? पहला, वोल्केनिक इरप्शन। जो वोल्केनो या ज्वालामुखी आता है वो जमीन के नीचे की चीजों को पृथ्वी पर ले आता है और उन चीजों की स्टडी करते समय हम ये जान सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में कैसी चीजें पाई जाती हैं। पहला वोल्केनो। सेकंड, सीस्मिक वेव्स।
एस वेव, पी वेव, ऐसी वेव्स होती हैं जो सरफेस वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव्स, इस तरह की वेव्स हैं जिनको हम जमीन के नीचे भेजते हैं और ये वेव्स नीचे टकरा कर कहीं ना कहीं से वापस अर्थ के बाहर आती हैं और अंदर की स्टडी इन वेव्स के जरिए भी हम कर सकते हैं। तो वोल्केनो के हिसाब से हम वोल्केनिक इरप्शन से हम अर्थ के इंटीरियर की स्टडी करते हैं, सिस्मिक वेव्स के हेल्प से हम अर्थ के इंटीरियर की स्टडी करते हैं, अर्थक्वेक्स की मदद से हम अर्थ के इंटीरियर की स्टडी करते हैं, माइनिंग की हेल्प से भी हम अर्थ के इंटीरियर की स्टडी करते हैं। जो माइनर्स हैं, जो नीचे जमीन के नीचे खदानें खोदते हैं और कोयले और इंपॉर्टेंट मिनरल्स निकालते हैं, उससे हमें पता चलता है कि जमीन के नीचे की चीजों में कितना हीट, कितना प्रेशर है और किस किस तरह के मिनरल कंपोजिशन है। ये मिनरल्स कहीं ना कहीं बताते हैं कि अर्थ की जितनी हम अंदर जाते हैं इंटीरियर में, अर्थ की डेंसिटी बढ़ती जाती है और इस डेंसिटी के बढ़ने का कारण हीट एंड प्रेशर है और इस हीट एंड प्रेशर की वजह से जो मिनरल कंपोजिशन है वो भी चेंज होता रहता है। सबसे ऊपर अगर अर्थ के देखोगे तो हल्के हल्के मेटल्स आपको मिलेंगे, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे भारी मेटल्स मिलेंगे। इसीलिए जो अर्थ का कोर है वहां सिर्फ आपको हैवीएस्ट ऑफ डेंसिटी के मेटल मिलेंगे, जैसे निकल एंड आयरन। सो क्रस्ट में मिलता है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मेंटल में मिलता है सिलिकॉन, मैग्नीशियम और आयरन, और जो कोर है वहां मिलता है आपको आयरन और निकल। सो क्रस्ट में आपको मिलता है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मेंटल में आपको मिलता है सिलिकॉन, मैग्नीशियम और थोड़ा बहुत आयरन, और कोर में आपको मिलता है निकल और आयरन। याद कर सकते हो, सियाल, सीमा, नाइफ, क्रस्ट, मेंटल, कोर। सो ये अर्थ के इंटीरियर की स्टडी थी और लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हमने थोड़ा जाना। आपको ये सेशन कैसा लगा? प्लीज डू कमेंट और हमें अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको हमारा सेशन कैसा लगता है। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।